हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं बच्चों? जैसे दूध में पानी मिला दो, दूध में शक्कर मिला दो, पानी में शक्कर मिला दो, पानी में नमक मिला दो तो वो बिलियन कहला जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पानी में जब हमने क्या मिला दिया बच्चों, नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, या तो मान लीजिए C6H12O6 ग्लूकोज मिला दिया, या तो बच्चों आप C12H22O11 शक्कर मिला दिया, कुछ भी मिला दिया तो ये मिश्रण आपका बिलियन कहलाता है। और एमपी बोर्ड में 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिलियन किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है सांद्रता के आधार पर, है ना, बिलियन के प्रकार को समझाइए। सांद्रता के आधार का मतलब है कि जैसे पानी आपका बच्चों विलायक है। क्या है बच्चों? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। विलायक में विलेय की मात्रा कितनी अधिक है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तात्पर्य मतलब विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा है ना, क्या कहलाती है बच्चों? सांद्रता कहलाती है, जिसे हम घनत्व डेंसिटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिलियन के पदों बच्चों हम सांद्रता के नाम से देंगे, यानी कितनी ज़्यादा मात्रा में विलेय है। अब बच्चों आप सबको पता है कि यदि मान लीजिए विलेय की मात्रा कम है, बहुत कम है, बहुत कम है बच्चों, मतलब तनु है ना, और विलेय की मात्रा ज़्यादा है, किसकी बच्चों? विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो कहने का मतलब सांद्र है ना। ध्यान रखिएगा, विलेय की मात्रा कम है यदि तो तनु विलियन, विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो सांद्र विलियन बच्चों, है ना। अब जैसे जितनी घोलने की क्षमता है भाई, हर एक विलायक के पास घोलने की क्षमता होती है, विलायक के पास घोलने की क्षमता है, तो जितनी क्षमता है बच्चों उतनी हमने विलेय मिला दिया। जितनी क्षमता है, क्षमता के आधार पर उसे हम संतृप्त विलियन कहते हैं, है ना, संतृप्त विलियन। क्यों? जितनी उसके पास क्षमता थी, विलेय पदार्थ को मिलाने की जितनी क्षमता थी, विलेय की मात्रा मिलाने की जितनी क्षमता थी, वो संतृप्त विलियन है। लेकिन प्यारे बच्चों जितनी क्षमता थी उससे इस क्षमता से थोड़ा सा कम है ना, कम है, तो वो बच्चों आपका क्या हो जाएगा? असंतृप्त। जैसे आप लोगों को मैं बोल दूं असंतृप्त विलियन किसे कहते हैं? जैसे आप लोग 10 रोटी खाते हो और मिला आपको 8 ही रोटी, तो आप असंतृप्त हैं। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, वहीं पे यदि इसके क्षमता से ज़्यादा मिल जाए, आपके पास 10 रोटी की क्षमता थी तो आप लोगों ने 11 खा लिया, तो अति संतृप्त विलियन कहला गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? मतलब जब विलेय की मात्रा बहुत कम तो तनु, विलेय की मात्रा ज़्यादा तो सांद्र। जितनी विलेय की मात्रा घोले जाने की क्षमता है संतृप्त विलियन, और जितने भैया संतृप्त हो सकता है उससे कम है तो असंतृप्त, और जब संतृप्त विलियन से भी ज़्यादा विलेय की मात्रा हो जाती है तो अति संतृप्त विलियन कहलाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बराबर, है ना। और बच्चों आप लोगों के लिए जैसा कि बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में हमेशा हम आपको एकदम लिमिटेड, है ना, जो बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना चाहता है तो आप लोगों के लिए एक सुपर ऑफर चलता है ना। मात्र 100 रुपये में ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे बच्चों, टॉपिक वाइज। ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो हमने प्रोवाइड कर दिया है उसकी PDF, 10 प्रैक्टिस सेट। अभी आप लोग क्वेश्चन की बात करो तो फिजिक्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आए थे, अंक की क्वेश्चन को छोड़कर। शॉर्ट्स नोट्स मतलब, शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है बच्चों? एकदम फैक्ट बाई फैक्ट जो टॉपिक होते हैं वो चीज़ लिखा रहता है। 22, 23, 24, 25 के ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन, है ना। इसमें तो फार्मूला सीट नहीं है क्योंकि भाई ये फिजिक्स का था, तो केवल हम केमिस्ट्री में भी वही ऑफर ला दिए हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि सर केमिस्ट्री का भी हमें लेना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है सर? 96 85 29 91 49। तो ये बच्चों अपना केमिस्ट्री के लिए है, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हम फिजिक्स में देते हैं वो चीज़ अपन केमिस्ट्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। ये ऑफर अब लिमिटेड बच्चों आज बस के लिए, जिस वीडियो को देख रहा है आज के बाद ये ऑफर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हेनरी का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम सुपर फास्ट पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं लेना। हेनरी ने क्या बताया कि जैसे हम किसी भी मान लीजिए द्रव में, किसी भी द्रव में हम गैस मिलाना चाहते हैं, किसी भी द्रव में हम क्या मिलाना चाहते हैं? गैस मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो गैस की जो मात्रा है ना, उसके दाब के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा इसमें दाब लगाएंगे, ऊपर से मान लीजिए एक पिस्टन लगा दिए तो जितना ज़्यादा गैस भर के दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा विलेय रहेगा। जब समानुपाती हटाते हैं तो हेनरी नियतांक लगे बच्चों, बस यही आपका है। या तो ऐसा भी होता है, स्मॉल m ले लेते हैं और P बराबर KHM हो जाता है। तो याद रखिएगा किसी भी द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज़्यादा वो विलेय होगा बच्चों। देखो अब
कुछ बुक में ऐसा भी रहता है, तो परेशान मत होना, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मेट लगा दो, आप ये वाला फार्मूला लिख दो, बस खत्म कहानी, ठीक। सीमाएं क्या है बच्चों, ये तनु विलयन के लिए लागू होता है। तनु विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए, दाब निम्न रखेंगे, ताप उच्च होना चाहिए। गैस का विलायक के साथ क्रिया ना हो, नहीं तो पता चला हमने इसमें गैस मिलाया और वो क्रिया कर ले, ऐसा नहीं। तो भैया क्या क्या चीज़ चाहिए, ये तनु विलयन के लिए, पहला तो बच्चों ये तनु विलयन के लिए लागू होता है। दूसरा क्या है ना, दाब निम्न हो, क्या होना चाहिए, दाब निम्न हो, और ताप उच्च होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, ताप उच्च हो। दूसरा और तीसरा बात यह है कि जो हमने गैस मिलाया है वो विलायक के साथ क्रिया ना कर ले, है ना, तो अक्रिय होना चाहिए। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो अक्रिय। अनुप्रयोग बच्चों आप लोगों को पता है कि जैसे शीतल पेय पदार्थ है उनमें हम सोडा वाटर में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक दाब पर मिलाते हैं। और वही दूसरा अनुप्रयोग, जब गोताखोर, है ना, समुद्र के अंदर की ओर जाते हैं बच्चों, तो उसमें जो गैस और मिश्रण होता है वो हेनरी के नियम के आधार पर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी नोट्स में सारा चीज़ रहता है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों का अनुप्रयोग है, 2 अनुप्रयोग ही पूछा जाता है, लंबा चौड़ा अनुप्रयोग है। हालांकि ये वाला अनुप्रयोग बढ़िया है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही दाब से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों के आरोह के रुधिर और ऊतक में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। मतलब ऊपर जाते हैं, जैसे देखो हम जैसे ज़मीन के तल पर हैं, बढ़िया दाब अधिक है ना, दाब अधिक है, तो रक्त और ब्लड अच्छे तरीके से, रक्त में ऑक्सीजन यानी ब्लड में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिला हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, ये चीज़ बोला गया है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों मोलरता और मोल प्रभाज। VBI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इसको एकदम शॉर्टकट में तैयार करना है, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने कहा यहाँ पर 1 बिलियन ले लिया। अब बिलियन में प्यारे बच्चों थोड़ा समझिएगा, जो आपके सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है। बिलियन में 2 घटक होते हैं, है ना, बिलियन में 2 घटक होते हैं। एक तो आपका विलायक है प्यारे बच्चों, क्या है, विलायक। विलायक को हम A से रिप्रेजेंट कर दें, दूसरा अपना विलेय है, ठीक है सर, विलेय को B से रिप्रेजेंट कर दिए। अच्छा, इसके वेट को हम WA, इसके वेट को हम WB से, इसका आणविक द्रव्यमान Ma से, इसका आणविक द्रव्यमान Mb से। अब देखो भैया ऐसे कीड़े आ रहे हैं, फिर दब जाएंगे हाथ में तो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने मार दिया इनको, है ना। ये मोलों की संख्या Na, अरे भाई किनारे हो जाना यार, बच्चे भी तुम्हें देख लेंगे। तो मोलों की संख्या Nb, किनारे कर दिए भैया, मारे नहीं है, नहीं तो कमेंट नहीं कर देना, ठीक है। इसका मोल प्रभाज XA, इसका मोल प्रभाज XB, ठीक, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है ना। ये बच्चों क्या है, वेट है, ये आपका आणविक द्रव्यमान, मोलों की संख्या, ओके सर। अब देखो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ मोलरता की, किसकी बात करता हूँ, मोलरता। मोलरता का फार्मूला ये है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, शॉर्टकट में बात करता हूँ, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो मोलरता क्या बोला, 1 लीटर बिलियन में, मोलरता कैपिटल है, विलेय के मोलों की संख्या, मतलब विलेय के मोलों की संख्या WB/MB गुणे 1000/VmL। याद रखना बच्चों, ये क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दिया। जब हम मोललता की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, मोललता का मतलब 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों, मोललता कहलाती है। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ WB/MB सेम रहेगा, गुणे 1000 रहेगा बच्चों। यहाँ पर जो रहेगा वो विलायक रहेगा, विलायक की मात्रा, विलायक यानी WA, ठीक है। ये फार्मूला सेट हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता की बात करते हैं। नॉर्मलता क्या कहलाता है बच्चों, नॉर्मलता क्या कहलाता है, 1 लीटर किसमें बच्चों, 1 लीटर बिलियन में तुल्यांक द्रव्यमानों की संख्या, है ना, या तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, ठीक है, तुल्यांक द्रव्यमान संख्या की बात की जा रही है, ठीक। अब बच्चों नॉर्मलता हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों WB ऊपर रहेगा, लेकिन जहाँ आणविक द्रव्यमान ना रहकर भैया हमको क्या निकालना है, तुल्यांक। तो यहाँ WB की जगह इक्विवेलेंट वेट रख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट ही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट मतलब, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट रहेगा बच्चों। और यहाँ पर अपना MB रहेगा गुणे 1000/VmL, ठीक है, ये चीज़।
अब ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से आंकी क्वेश्चन पूछा जाता है, आंकी क्वेश्चन भी हम कराएंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है, कितना अणु भार है, डब्ल्यू भी कितना है, ठीक है, बटे संयोजकता। इक्विवेलेंट वेट क्या कहता है, अणु भार बटे संयोजकता, ठीक है। डब्ल्यू भी बटा नहीं भाई, ये तो थोड़ा मैं यहाँ पे गलती कर ही दिया हूँ, संयोजकता ये मैंने इक्विवेलेंट वेट के लिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो n बराबर यहाँ पर आप फिर से लिख लेना बच्चों, यहाँ पर अपना डब्ल्यू भी ही रहेगा और यहाँ पर ई भी रहेगा, इक्विवेलेंट वेट। अब ठीक है सर, VmL, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट आपने कहा भैया, जो अपना आणविक द्रव्यमान रहेगा विलेय का बटे संयोजकता, क्या रहेगी, संयोजकता, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी ये वेट अपना ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक। तो ये तीनों चीज़ एक साथ कर लिया अपन ने। अच्छा, अभी एक चीज़ और सीखेंगे, मोल प्रभाज। क्या, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज जैसे XA निकालना है ना बच्चों, तो इसके मोल के घटक के ऊपर रखो और नीचे बिलियन के जितने भी घटक हैं नीचे रख दो। जैसे X भी निकालना है ना बच्चों, तो इसके मोल की संख्या ऊपर रखो और नीचे जितने भी घटक हैं उसको नीचे रख दो। यानी किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक समझ में आया। बिलियन के किसी एक घटक के मोल की संख्या बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों की संख्या के मोलों का अनुपात बच्चों मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक, बिलियन में किसी एक घटक के मोल की संख्या और बिलियन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात अपना मोल प्रभाज कहलाता है। क्लियर। चलिए, ये अपना बच्चों बताया गया मोललता, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये मोललता कहलाती है, शॉर्टकट में लिखा गया है। अब इसके बाद बच्चों मोलरता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोल प्रभाज हमने कहा बिलियन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे एक के मोल की संख्या स्मॉल n, दूसरे का मोल की संख्या कैपिटल N है, स्मॉल n का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे फिर नीचे रख देंगे। पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं बच्चों, जब किसी विलेय को है ना 10,000 भाग में मिलाया जाता है तो उसका हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये अपना कंप्लीट होता हुआ। सुपर फास्ट करेंगे, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे बच्चों। प्रतिशत तो आप लोगों को पता है कि 100 भाग में कितना उपस्थित है। जैसे हम भार के अनुसार निकालेंगे तो भार के अनुसार बिलियन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा, जैसे आप लोग जब पढ़ते हो बच्चों, तो जब आप परसेंटेज निकालते हो तो क्या निकालते हो कि कितना हमने पाया, है ना, कितने में से, तो ये नीचे रख दिए, गुणे 100 कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों हमने कहा 10 ग्राम मिलाया, कितने में से, 100 ग्राम में, बट गुणे 100 कर देते तो परसेंटेज निकल जाता है। ये चीज़ निकल कर आया, यानी 100 भाग में, ये 100 भाग में कितना उपस्थित है बच्चों, वो अपना प्रतिशत कहलाता है। तो किसी बिलियन के 100 भाग में या 100 भार आयतन में, है ना, विलेय के भागों की संख्या प्रतिशतता कहलाती है। भार के अनुसार निकालेंगे तो विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, यानी कुल बिलियन में कितने विलेय का द्रव्यमान है, गुणे 100। फिर बच्चों जब यहाँ पर आयतन निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप आयतन लिख लेना, है ना, विलेय का द्रव्यमान, बिलियन का आयतन, आयतन के अनुसार कितना विलेय का द्रव्यमान है ना। यहाँ पर बच्चों बिलियन के द्रव्यमान के आधार पर विलेय का द्रव्यमान था, यहाँ आयतन के अनुसार विलेय का द्रव्यमान। तो किसी बिलियन के 100 भाग आयतन में विलेय के आयतन या विलेय के द्रव्यमान की संख्या क्या कहलाते बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत और भार के अनुसार आयतन प्रतिशत। कुल मिलाकर के भार के आधार पर 100 भाग में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, है ना, या विलेय के भागों की संख्या, और भार के अनुसार बच्चों तो आयतन के अनुसार और भार के अनुसार दोनों के आधार पर आप लोग पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म VVI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों कोई भी अपना बिलियन है, यदि उसके भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं तो वो किस पर निर्धारित करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। सीधा अणुसंख्यक यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। बिलियन का ऐसा भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। आपके सिलेबस में बच्चों 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने का मतलब समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में बच्चों पक्का पूछा ही जाता है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आप लोगों को भाई 4 याद रखना है। आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण, ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म है। एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, है ना। अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों ध्यान रखिएगा। तो बिलियन में मतलब जब हम भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं तो वो विलेय के कणों पर आधारित रहता है, तो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है,
कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि भाई अब एक दिन और बचा हुआ है ऑफर का, तो जो बच्चे नोट्स लेना ही चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें, जानकारी लें और नोट्स लें, क्योंकि भाई तैयारी करना है तो प्रॉपर नोट्स के बिना कुछ नहीं होता है। और ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग बढ़िया मोबाइल पे भी पढ़ सकते हो। समझ में आई बात? चलो, तो ये क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं बच्चों, राउल्ट के नियम को समझेंगे, फिर आदर्श अनादर्श विलयन दोनों चीज। अब राउल्ट का नियम यहाँ पर हम पूरा थ्योरम ही कर लेंगे। राउल्ट का नियम पूरा थ्योरम कर लेंगे, क्योंकि राउल्ट के नियम 2 नंबर में भी आता है ना। राउल्ट का नियम 2 नंबर भी आता है बच्चों, और इसके बाद राउल्ट का नियम अपना 4 नंबर में भी आ सकता है, राउल्ट का नियम 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन इसके पहले फैक्ट आपको समझना होगा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि डायरेक्ट बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा बच्चों। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ये बिलियन है, ठीक है, बिलियन है। जब बिलियन की बात करते हैं बच्चों, तो बिलियन का वाष्प दाब P होता है, ठीक है, P होता है, ठीक। और बच्चों इसमें आप लोगों का 2 चीज़ है, एक विलायक है, विलायक का वाष्प दाब PA। लेकिन यदि एक ऐसा, ये जो वाष्प दाब कैसे होता है, ये वाष्पित हुआ और वाष्पित होने के बाद जो दाब लगाया जाता है वही वाष्प दाब होता है। क्लियर? अपना विलेय है, विलायक है, वाष्पित हुआ है ना, वाष्पित हुआ बच्चों, तो जो दो दाब लगाया वही वाष्प दाब है। ओके, क्लियर? समझ में आया कि कोई हमने पदार्थ लिया, विलेय है, विलायक है, वो वाष्पित होता है, फिर दाब लगता है तो वाष्प दाब कहलाता है। फैक्ट की बात समझना, जब बच्चों अवाष्पशील विलेय हमने मिला दिया, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय जो वाष्पित ही नहीं होता है, तब उस स्थिति में बच्चों चाहे विलयन का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब बराबर हो। क्यों? क्योंकि ये तो वाष्पित ही नहीं होता है, ये तो वाष्पित ही नहीं होता है, केवल विलायक वाष्पित हो सकता है। मतलब विलयन का जो भी वाष्प दाब है वो विलायक के ही बराबर होगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है। मैंने कहा कि NaCl मिलाया, वो तो वाष्पित ही नहीं होता है, मतलब विलयन का जो भी वाष्प दाब निकल कर रहा है केवल विलायक के आधार पर आ रहा है। यदि किसी विलयन में आप अवाष्पशील विलेय मिला दे बच्चों, अवाष्पशील विलेय मतलब वो वाष्पित नहीं होता है, तो केवल वाष्पित कौन होगा? विलायक होगा। इस कारण से विलयन का भी वाष्प दाब और शुद्ध विलायक की वाष्प दाब बराबर होगी, क्योंकि शुद्ध विलायक है, उसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है, और जो मिला भी है साला तो वो वाष्पित हो नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य अवाष्पशील विलेय विलयन में विलयन का या विलायक का वाष्प दाब वो किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। मोल प्रभाज मतलब कितने मोलों की संख्या उपस्थित है। भाई ये विलायक हमने कितना लिया है, जितना ज़्यादा लेंगे वाष्पित उतना ही होगा। मतलब राउल्ट ने सिंपल बताया बच्चों कि जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलायक के मूल प्रभाज के ही समानुपाती होगा, या ये विलयन का भी वाष्प दाब कहलाएगा। क्यों सर ये P और PA बराबर क्यों होता है? अरे बबुआ हम बताए ना ससुरा, ये विलेय है और ये विलेय ना कछु वाष्पित होता ही नहीं है, और जब वाष्पित नहीं होता है, जब वाष्पित नहीं होता है तो हम विलयन और विलायक दोनों को वाष्प दाब समान समझेंगे, क्योंकि विलयन भी तो वाष्पन के ही आधार पर वाष्प दाब बना ना। तो बच्चा विलायक का भी तो वाष्प दाब वही से बना, तो जब विलेय वाष्पित नहीं हो रहा है तो विलायक का जो वाष्प दाब वही विलयन का वाष्प दाब। मजा आ गया? यानी राउल्ट ने क्या बताया बच्चों, यहाँ पे कथन नहीं लिखा हुआ है, आप लोग परीक्षा बोधे दी होगा तो कथन यहाँ पर अभी नोट्स में पूरा नहीं खोल पाऊंगा, यहाँ से आप समझ लो कि विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलेय के यहाँ पर वाष्प दाब विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये आपके नोट्स में रहता है, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। देखो बच्चों, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज या विलयन में विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया बच्चा? अब देखो समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, तो बच्चों समानुपाती हटाएंगे, इसको P के बराबर कर सकते हैं, तो K एक नियतांक लग जाता है, K एक नियतांक लग जाता है। जब शुद्ध विलायक है बच्चों, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का मतलब क्या होता है सर? शुद्ध विलायक का मतलब भाई केवल और केवल उसमें विलायक है, विलेय नहीं है। अच्छा, किसी विलयन का मोल प्रभाज एक होता है, लेकिन केवल और केवल किसी विलयन का मोल प्रभाज एक होता है, लेकिन केवल विलायक है तो विलायक का मोल प्रभाज एक होगा। हुआ कि नहीं होगा बच्चा? बताओ। शुद्ध विलायक के लिए बात की जा रही है, शुद्ध विलायक यानी जो विलायक हमने लिया है वो शुद्ध होना चाहिए, तो P0A कर लिए, शुद्ध की बात कर लिए ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो P0A, और बच्चों K का मान कितना हो जाएगा? यही तो K का मान आ जाएगा, K का मान फिर से यहाँ रखेंगे तो PA बराबर P0A XA। जी हाँ, ये आप लोगों को याद रखना है।
याद रखना बच्चों, याद रखना किसी भी दम पे, ठीक है, याद रखना बच्चा, ठीक। यही अपना राउल्ट का नियम। यदि 2 नंबर में आ गया तो इतना लिख देना, इतना तक लिख देना आप लोग कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक का वाष्प दाब विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, अब यदि बच्चों द्विअंगी विलयन है ना, यानी विलेय का भी मोल प्रभाज कुछ ना कुछ होगा ना, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज एक्स भी हो, तो हमने कहा कि किसी भी विलयन में टोटल जो मोल प्रभाज होगा, टोटल मोल प्रभाज एक ही होगा। लेकिन यहाँ पर इसी का एक ही बस का एक्स ए बस एक कर दिए। शुद्ध विलायक था ना, शुद्ध विलायक मतलब उसमें विलेय है ही नहीं है ससुरा, शुद्ध विलायक था मतलब विलेय है ही नहीं बच्चों। तो एक्स ए बराबर अपना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, सही है। तो यहाँ पर रखो बच्चों, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा। इसको इधर ले आओ बच्चों, तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए हो जाएगा। तो एक्स बी बराबर बच्चों पी नॉट ए माइनस पी ए बटा अपना पी नॉट ए। ये बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है और यही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका थ्योरम आएगा तो फिर राउल्ट के नियम शुरू करोगे, यहाँ तक करोगे वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन तक। ठीक है बाबूजी, मजा आ गया। अब देखो बच्चों, मैं आपसे यहाँ पे कह दूं कि अवनमन क्या है। पी नॉट ए शुद्ध के लिए है और ये पी ए बच्चों अशुद्ध के लिए है। तो शुद्ध में अशुद्ध घटाओ तो अवनमन आया, कमी आया। तो यही है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन क्यों? क्योंकि कमी की बात की जा रही है। लेकिन वहीं पे जब बच्चों पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए शुद्ध के अपेक्षा की जा रही है, इसके अपेक्षा अवनमन कितना है, तो इसे बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चों? आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये अपना राउल्ट का नियम खत्म होता हुआ बच्चों आगे बढ़ते हैं। आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आदर्श विलयन है तो एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि राउल्ट का नियम है और इसमें एंथैल्पी परिवर्तित हो जाता है। इस आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तित होता है, अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तित नहीं होता। क्लियर। अब आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे। सिंपल है बच्चों और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, वाष्प दाब में अवनमन किसे कहते हैं? देखो भाई, हमने कहा किसी विलयन का वाष्प दाब पहले ज़्यादा है क्योंकि विलायक के कारण, लेकिन अशुद्धियाँ मिला देने से उसके वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, तो आपका वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। लेकिन फिलहाल बच्चों आप वाष्प दाब की परिभाषा यदि कोई पूछे तो निश्चित ताप पर किसी द्रव के पृष्ठ के ऊपर द्रव के साथ साम्यावस्था उपस्थित वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मैंने आपको बारीकी से समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी। मैंने कहा बच्चों, एक पात्र में द्रव भर दिया और द्रव भर दिया तो द्रव के सतह पे ही है ना साम्यावस्था की स्थिति में ये थोड़ा बहुत वाष्प बना होगा। ये वाष्प है बच्चों और इस वाष्प द्वारा सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। क्लियर। लेकिन बच्चों जैसे इसके विलायक में अशुद्धियाँ मिला दिया जाए, अशुद्धियाँ मतलब ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए बच्चों, अशुद्धियाँ मतलब जो अवाष्पित हो। कहने का मतलब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण विलयन के वाष्प दाब में जो कमी या अवनमन होता है उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक, क्लियर। मतलब बच्चों हमने कहा कि शुद्ध द्रव रखा हुआ है, अशुद्ध द्रव वाष्पित हो रहा है, उसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वाष्प दाब, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ मिलाने से जो दाब की कमी आती है बच्चों वो अपना वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाता है। ठीक। अब बोला ये है कि विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना आपेक्षिक अवनमन से। सर आपेक्षिक अवनमन तो आपने निकाल दिया है, ये हमको क्लियर हो गया है, यहाँ से ये हमने निकाला बच्चों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये आसानी से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, राउल्ट का नियम हम एक ही बात, देखो भाई सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं इसको हम बार बार समझाएंगे, बार बार तो समझाने की यहाँ बात ही नहीं होती है। सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि बच्चों एक्स बी जो है वो पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए के बराबर होता है। एक्स बी क्या है? विलेय के मूलों की संख्या है, मतलब एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, यही तो है। और ये अपना पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए आपेक्षिक अवनमन है बच्चों। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है, अब देखो बच्चों मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? वेट
बटे मास ए है, ठीक है। जैसे बच्चों NB कैसे निकालोगे, वेट बटे मास, ऐसे तो निकालना है। अब वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो WB है बच्चों, तो WB बटा MB, नीचे WA बटा MA माइनस WB बटा MB बराबर P0A माइनस PA बटा P0A। अब मान लीजिए विलेय की मात्रा बहुत कम है तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, तो बचेगा WB बटा MB, WA बटा MA बराबर P0A माइनस PA बटा P0A, ठीक है। इसकी उपेक्षा कर दे बच्चों यदि विलेय की मात्रा बहुत कम है। अब बच्चों ये WB है, रहने दो, नीचे आएगा तो MB हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये MA ऊपर चला जाएगा और ये WA नीचे रहेगा बराबर P0A माइनस PA बटा P0A। अब हमें MB का मान निकालना बच्चों, तो MB को उधर ले जाओ, MB ऊपर चला गया, MB ऊपर चला गया, ठीक है। और ये पूरा इधर आएगा भाई, MB इधर चला गया, इधर आ गया, तो PA इंटू WB MA बटे ये बच्चों ऊपर जाएगा तो WA है ना, P0A माइनस PA। ये विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान आ गया। किससे बच्चों, आपेक्षिक अवनमन से। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ना। P0A विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA है बच्चों विलयन में विलायक का वाष्प दाब, विलयन में जब विलयन में मिला दिया गया। P0A शुद्ध की बात करते हैं, ठीक है। तभी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मूल प्रभाज के बराबर है बच्चों, है ना। मूल प्रभाज NB बटे NA प्लस NB। मूल प्रभाज बता दिया कि किसी एक घटक के मूल की संख्या विलयन में समस्त घटकों के मूलों की संख्या। तो ये अपन ने NA निकाल दिया, NB निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दिया। जब वैल्यू पुट कर दिया ये चीज़ निकल कर आया। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस ही रहता है, अच्छा यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, ये ससुरा यहाँ पे प्लस कर दिए, यहाँ पे प्लस ही करना है, एक ही जगह प्लस ही रहता है, इधर माइनस इधर प्लस है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर बच्चों हमने कहा कि मान लीजिए WA बटे MA की अपेक्षा WB बटे MB का मान कम है, तो नीचे वाले को मार दिए तुक्का गोली और ख़त्म हो गया बबुआ, और पक्षांतर कर दो बस, ठीक है। ये आप लोगों का क्लियर थ्योरम अपना कंप्लीट हो गया, जो अपने समझाया वही चीज़ है। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, यदि संगठन में बदले, मतलब कोई पदार्थ है उसकी में कोई बदलाव ना करें, लेकिन फिर भी बच्चों उसको हम आश्रित कर दें, है ना। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है बिना संगठन बदले, मतलब उसके संगठन में यानी उसके वैल्यू में कोई बदलाव ना करें और आश्रित हो जाए, वो स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। बच्चों निम्न क्वथन एजियोट्रॉप धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्च एवं क्वथनांक निम्न होता है ना। देखो बच्चों निम्न क्वथन की बात की जा रही है, तो निम्न क्वथन वाले क्वथनांक निम्न होगा, ऐसा संगठन ऐसा विलयन जिसका क्वथनांक निम्न होगा तो दाब उच्च होगा, और उसको हम बिना संगठन में बिना परिवर्तित किए बदलते हैं, आश्रित करते हैं, तो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि क्वथनांक उच्च होता है तो दाब निम्न है। एक ऐसा विलयन जिसका वाष्प दाब निम्न तो क्वथनांक उच्च है बच्चों, है ना, और उसको गर्म करते हैं तो बिना संगठन बदले उबलता है, तो अपना उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। तो ये एजियोट्रॉप का मतलब है बिना संगठन बदले यदि उसको हम आश्रित कर सकते हैं तो अपना एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप मतलब दाब उच्च है, क्वथनांक निम्न है, तो ऐसा विलयन निम्न क्वथन। उच्च क्वथन मतलब दाब आपका बच्चों क्या है, दाब कैसा है, दाब अपना निम्न होगा और क्वथनांक उच्च होगा, तो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाएगा। क्लियर। चलिए अब हमारा बात आता है बच्चों, है ना, यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, लेकिन उसके पहले बच्चों परसरण पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें। तो परसरण क्या है बच्चों, परसरण क्या है, परसरण दाब क्या है, ये आप लोगों को समझना है, बहुत ज़रूरी है। फिर समपरासरी विलयन वगैरह समझना। परसरण क्या है बच्चों, आप लोगों को फटाफट यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ। परसरण ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए अपना एक पात्र है, पात्र में बच्चों बीच में एक हमने झिल्ली रख दी, क्या रख दी, झिल्ली। ये अर्धपारगम झिल्ली है, क्या है बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली है। अब देखना बच्चों अर्धपारगम झिल्ली क्या है, इधर हमने विलायक रख दिया, इधर रख दिया क्या, विलायक, और एक साइड हमने भर दिया विलयन, क्या भर दिया बच्चों, विलयन। ये अपना विलयन है, क्या है बच्चों, विलयन है। ये क्या है अपना विलायक, इधर क्या है बच्चों, विलायक है। तो देखना अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना बच्चों परसरण कहलाता है।
फिर से समझना, अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, क्या है बच्चों यहाँ पे अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना। अब बच्चों ये सांद्रता कैसी होती है विलायक की, कम, सांद्रता क्या होती है, कम। यहाँ पे सांद्रता कैसी होती है बच्चों, विलयन की सांद्रता अधिक, सांद्रता कैसी होती है बच्चों, अधिक। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होना क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। फिर समझना बच्चों, परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। देखो बच्चों, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अर्थात विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से, है ना, विलयन की ओर प्रवाह होना बच्चों परासरण क्रिया कहलाती है। अच्छा, अब इसको रोकने के लिए हम विलयन पे एक दाब लगा दें, तो जिस दाब पर एक क्रिया रुक जाए बच्चों परासरण दाब कहलाती है। समझ में आई बात? यानी देखो, अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना बच्चों क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। लेकिन जब हमने दाब लगा दिया, दाब लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाएगी, तो वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाए बच्चों परासरण दाब कहलाती है। चीजें क्लियर है बच्चों? किसी विलयन को उसके विलायक के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से प्रवाहित होना स्वतः प्रवाह परासरण की क्रिया कहलाती है। कुल मिलाकर समझ में आएगा कि अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना, यानी अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होना परासरण की क्रिया कहलाती है। लेकिन बच्चों, इस क्रिया को रोकने के लिए हम ऊपर से दाब लगाते हैं, तो किसी विलयन पर लगाया गया वह दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, या बच्चों किसी विलयन के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग रखने पर परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जो बाहरी दाब लगाना पड़ता है वही परासरण दाब कहलाता है। खत्म। बाबा टाटा, दादा बाबू कैसा बाबू आ मजा आयु ना? अरे यार सर कैसे बात कर रहे हो? अरे अपना देहाती भाषा है भाई, ठीक है। चलो, समपरासरी क्या है बच्चों? अपने देहाती में बोल देना यार, तो तुमको समझ ही नहीं आएगा। समझ रहे ना? अपना बहुत ही खतरनाक देहाती है ना, एमपी में अपने क्षेत्र का बहुत ही खतरनाक है, जो ना तो हिंदी है शुद्ध, ना तो अंग्रेजी है शुद्ध, ना तो बघेली है शुद्ध, सब मिक्स है। और सब मिक्स है तो दाल भात कढ़ी है ना, दाल भात कढ़ी जानते हो, कढ़ी रायता खाते हो बाबा? चलो चलो, समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान है समपरासरी के अनुसार। अल्पपरासरी क्या है? अल्पपरासरी जैसे बच्चों देखो 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 देखो, हमने कहा एक विलयन ये है, एक विलयन ये है, एक विलयन ये है। यदि तीनों का बराबर है, तीनों का बराबर है तो समपरासरी। मान लीजिए इसका कम है भाई, इसका ज्यादा है, तो ये कम वाला अल्पपरासरी और ये अधिक वाला अतिपरासरी कहलाएगा। समझ में आया? दो विलयन में जिसका परासरण दाब कम है वो अल्पपरासरी, और दो विलयन में जिसका परासरण दाब है वो अतिपरासरी कहलाता है। ठीक है, दो विलयन जिसमें परासरण दाब कम है वो अल्पपरासरी, और जिसमें परासरण दाब अधिक है तो अतिपरासरी कहलाता है। वान-टॉप समीकरण रे बाबू, वान-टॉप समीकरण, किसी अवाष्पशील विलय के तनु विलयन का परासरण दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है, सांद्रण के समानुपाती होता है। बस यदि ये दो चीज आप लोगों ने समझ लिया कि अवाष्पशील विलय के तनु विलयन का परासरण दाब, भाई हमने कहा विलयन ले लिया, विलयन में बच्चों हमने कहा ये अर्धपारगम झिल्ली है, विलायक के अणु इधर जा रहे हैं तो ये परासरण की क्रिया है। इसको रोकने के लिए हमने विलयन में एक दाब लगा दिया तो वो परासरण दाब कहलाता है, जिससे पाई कहते हैं। और भाई वान-टॉप ने बताया कि ये जो परासरण दाब है दो चीजों पर निर्भर करती है, इसका तापमान कितना है और दूसरा बच्चों इसकी सांद्रण कितनी है, विलयन की सांद्रण कितनी है। तो पाई जो है दो चीजों पर, एक सांद्रण यानी विलयन का सांद्रण कितना है और उसका ताप कितना है। जब दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो समानुपाती सी टी लग जाएगा। समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो आर एक नियतांक है, तो ये अपना टी है बच्चों, तो पाई बराबर सी आर टी। ठीक है बच्चों, ये पाई बराबर सी आर टी, यही वान-टॉप समीकरण कहलागे। अरे सर इतना सरल? हाँ रे बबुआ, मैंने कहा परासरण की क्रिया रोकना है ना, तो हम बाहर से दाब लगाएंगे तो परासरण दाब कहलाता है, बाहर से दाब लगाएंगे तो परासरण दाब कहलाएगा। अब परासरण दाब पे बच्चों हम बात करें, दो चीजों पर निर्भर करता है। किसने बताया? वान-टॉप ने, हमने नहीं बताया। नहीं तो हमको तुम गाली दे दो कि सर आपने बताया, नहीं ये वान-टॉप ने बताया। बोले सर कॉपी का पढ़ा, बुक का पढ़ा रहे हो। अरे बुक ही का ना पढ़ाएंगे, हम अपना नियम थोड़ी दे देंगे, है ना। कुछ बच्चे कमेंट करते सर ये तो गाइड में भी लिखा है। अरे साला गाइड में भी लिखा है, किताब में भी लिखा है, तो कहाँ से लाएंगे? जो हम पढ़े वही तो पढ़ाएंगे, अलग से थोड़ी ना पढ़ाएंगे, है ना, कि हम खोज दें भाई, है ना। ऐसे लोग ऐसे लोग कमेंट करते हैं। अरे यूट्यूब पे एग्जाम टाइम में ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जो हमको साल भर से जानते ही नहीं है कि शिव सर कौन है भाई, साल भर कहाँ से मेहनत किया। तो हमने कहा बच्चों टी के समानुपाती है, पाई के समानुपाती है, दोनों को मिला दिया और जब समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया बच्चों, एक नियतांक लग गया। ठीक है, एक नियतांक लग गया। ठीक है, पाई बराबर सी आर टी नहीं है भाई, पाई बराबर सी आर टी, ठीक तो है,
ठीक, पाई बराबर CRT, ये देखो अपना आ गया। अब बोला C बराबर 1/v रख दो, तो 1/v रख दिया, C बराबर 1/v भी रख सकते हो, तो पाई भी बराबर RT। अंकीय क्वेश्चन आते हैं ना इससे। एक क्वेश्चन आता है यार जो कोई नहीं पढ़ता है ना, वान-टॉप गुणांक होता क्या है? तो वान-टॉप ने सन 1880 में एक कारण बताया। बोला कि प्रेक्षित अणुद्रव्यमान और सैद्धांतिक अणुद्रव्यमान, मतलब इन दोनों का अनुपात, ठीक है, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और अणुसंख्यक गुणधर्म का समान मान का अनुपात है बच्चों, एक प्रकार से वान-टॉप गुणांक कहलाता है ना। संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए वान-टॉप ने सन 1880 में एक कारण दिया जिसे वान-टॉप कारक कहते हैं। यह समान एवं प्रेक्षित अणुद्रव्यमान का अनुपात होता है। तो ये तो रट्टा वाला काम है, ये तो रट्टा वाला काम, इसको समझाने वाला काम नहीं बबुआ, ठीक है। तो रट लोगे ना कि नहीं रट्टा मारोगे, ठीक। बाकी बच्चों अपन ने राउल्ट का नियम आपको समझाए थे, है ना। राउल्ट का नियम अपना गणितीय व्याख्या अपन ने जो कराया, तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये तो फिर आप लोग कह दो कि सर आपने कराया मज़ा नहीं आया, ठीक है। ये अपन ने करा दिया था ना, वास्तव अपेक्षित क्रम देख लो जरा, ये करा दिए थे ना, तो अपन ने करा दिया था। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं भाई, तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ, मात्र 100 रुपये का ऑफर चल रहा है, जल्दी से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ से बच्चों 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ। एक क्वेश्चन क्वथनांक उन्नयन, ठीक, और दूसरा हिमांक अवनमन। कहाँ पाओगे? शिव सर के चैनल पे आप लोग सर्च कर लो, है ना। सर्च करोगे बच्चों तो आप लोगों को मिल जाएगा, और बढ़िया उन दोनों लेक्चर्स को देखना। ये जो दोनों हैं बच्चों, ये 4 अंक में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देखना। फिर आपको बताएंगे हम कहाँ से आएगा। लेकिन ये प्रश्न आप लोग जो नहीं पढ़ेगा, लास्ट में कह रहा हूँ, वो पछताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, लेकिन फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे वास्तव में नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ज़रूर ले लें। नोट्स के लिए ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखा है, ताकि हर बच्चा नोट्स ले सके, ठीक है। नोट्स के लिए मात्र हमारा एक छोटा सा अमाउंट है 100 रुपये, ठीक। ये हमारा 100 रुपये बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर। धमाका ऑफर चल रहा है, जैसे हमने फिजिक्स में ऑफर दिया वैसे केमिस्ट्री में। जय हिंद, वंदे मातरम।